नेक्स्ट थ्योरी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है। इससे पहले हमने देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस। जो पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स थी वो इतनी ज़्यादा सफिशेंट नहीं थी कि इतने बड़े मासेस को वो मूव कर पाती। तो इस फोर्स को बाद में फिर आर्थर होम्स ने 1930s में एक्सप्लेन करा। उनके अकॉर्डिंग जो कॉन्टिनेंट्स, इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स जो मूव कर रहे हैं, उसका रीज़न कन्वेक्शन करंट्स हैं जो कि मेंटल में वर्क कर रही हैं। ठीक है, ये समझने से पहले हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उस केस में डेंसिटी डिक्रीज़ होगी और मैग्मा राइज करेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी और मैग्मा सिंक करेगा। दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए अर्थ का इंटीरियर। ये हमें डिटेल में भी बाद में करना है, बट फॉर द टाइम बिंग आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट इसका पार्ट होता है ऊपर वाला क्रस्ट वाला, जो कि ओशनिक क्रस्ट होती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी। देन उसके बाद सेकंड पार्ट आता है मैग्मा का, सेकंड पार्ट इसका मेंटल का जो अपर पोर्शन होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। देन उसके बाद एस्थेनोस्फीयर आता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। देन उसके बाद अगेन सॉलिड सरफेस, और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है इसका कोर होता है अर्थ का। ठीक है, अब जो हमारी अर्थ का क्रस्ट वाला पार्ट प्लस मेंटल का अपर पोर्शन सॉलिड पोर्शन, ये दोनों मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं ये चीज़। अब आते हैं हम बैक टू थ्योरी। आर्थर होम्स ने बताया कि कन्वेक्शन करंट्स मेंटल में वर्क करती हैं। मेंटल का एक पार्ट क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर को मैग्मा चैम्बर भी बोलते हैं, वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो उसके ऊपर जो है ये कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्थर होम्स, और इनकी मूवमेंट के लिए उन्होंने कहा कि थर्मल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है, और वो थर्मल डिफरेंस दैट इज़ टेम्परेचर डिफरेंस। अब वो टेम्परेचर डिफरेंस आ कहाँ रहे हैं, वो दो चीज़ों से आ रहे हैं। फर्स्ट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक थोरियम, यूरेनियम, जब भी इनका डिके होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। सेकंड रीज़न थर्मल डिफरेंस का है रेजिडुअल हीट कहाँ से आती है, ये जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो उसके बाद कुछ हीट इनर लेयर्स में ट्रैप्ड रह गई। अब वो हीट भी इन कन्वेक्शन करंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। अब ये कन्वेक्शन करंट्स वर्क कैसे करती हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि अगर हम पानी को गैस में अगर बॉयल करते हैं तो पानी हमेशा नीचे से हीट आ रही है, उसको नीचे से हीट आ रही है ना, तो जैसे ही हीट मिलेगी तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो पानी ऊपर की साइड राइज करेगा, और जैसे ही वो राइज करता है तो पानी हमेशा सर्कुलर फॉर्म में ही हीट होता है। नीचे वाला पोर्शन पहले हीट होता है और ऊपर वाला पोर्शन बाद में हीट होगा। अब ये हीट कैसे होता है, मान लीजिए इस जगह पर तो टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि नीचे से तो हीट आ रही है, ऊपर टेम्परेचर कम है। जस्ट अ सेकेंड। अब जैसे ही नीचे से हीट आई तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो पानी का पोर्शन है ये ऊपर जाने लगेगा। अब इस जगह पर क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हो गया एक। तो अब क्या होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो हैवी वाला पोर्शन है, वो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए नीचे आएगा। तो ऐसे पानी की फिर सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगी। अब सेम चीज़, ये एग्जैक्टली सेम चीज़ अकॉर्डिंग टू आर्थर होम्स एस्थेनोस्फीयर में भी हो रही है। वो कैसे हो रही है कि अगर ये हमारा लिथोस्फीयर है, ये हमारा लिथोस्फीयर है, इस लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट भी है और ओशनिक क्रस्ट वाला पार्ट भी है। ठीक है, इसके नीचे हमारा एस्थेनोस्फीयर जो कि मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा हमें पता है कि हमेशा मोल्टन स्टेट में होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। हमने देखा कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो डेंसिटी कम होगी, जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी विद हाई टेम्परेचर वो राइज करेगी। तो इस केस में भी क्या होगा, सेम चीज़ यही वाली यहाँ पर भी रेप्लिकेट होगी। कैसे, कि जैसे ही यहाँ पर हीट बनी, बहुत ज़्यादा हीट है यहाँ पर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ऊपर वाला तो टेम्परेचर अभी एज़ कम्पेयर टू दिस टेम्परेचर ये वाला टेम्परेचर कम है, तभी तो हमारा लिथोस्फीयर सॉलिड स्टेट में है ना, हम मोल्टन स्टेट में तो नहीं रह रहे हैं। ठीक है, हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो मोल्टन तो नहीं है ना, ये वाला जो पार्ट है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो क्या होगा, मैग्मा ऊपर की साइड राइज करेगा। अब अगर मैग्मा ऊपर की साइड राइज कर रहा है तो क्योंकि इस वाले पार्ट का टेम्परेचर इससे कम है तो ये इस वैक्यूम को फिल करने के लिए ये वाला पार्ट नीचे आएगा। तो ऐसे क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा ना, मैग्मा का एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो मूवमेंट है मैग्मा की, ये भी अब दो तरह की हो सकती है। ठीक है, अगर ये
एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और एक साइड क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि जो मैग्मा है वो लिथोस्फीयर को रैप्चर करके बाहर आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या करते हैं कि अगर जो पानी बॉयल हो रहा है अगर उसके ऊपर अगर हम कोई लाइट वेट पेपर को रख देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर नीचे से पानी बॉयल हो रहा है, यहाँ पर एक लाइट वेट हमने पेपर रख दिया, तो जैसे जैसे पानी बॉयल होगा अगर हम नोटिस करें तो वो पेपर भी साथ में मूव करेगा ना। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर ये मैग्मा नीचे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस केस में इट मीन्स जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर को हम पेपर से रेप्लिकेट करेंगे, ये वाला सेम पेपर। ठीक है, इट मीन्स कि लिथोस्फीयर की भी मूवमेंट होगी, जैसे जैसे मैग्मा की नीचे से मूवमेंट हो रही है लिथोस्फीयर की भी मूवमेंट हो रही है। ये तो एक केस बना राइजिंग लिम्ब का, इस चीज़ को हम राइजिंग लिम्ब बोलते हैं कि मैग्मा ऊपर की साइड जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रही है इस केस में। डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या कि जैसे मैग्मा राइज करा, यहाँ पर पहले इकट्ठा हुआ, इस साइड मूव करा, इस साइड मूव करा, ऑपोजिट साइड में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को वो पुश कर रहा है, यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा है मैग्मा। लेकिन क्यों, लिथोस्फीयर जो है हमारा, अगर कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट देखें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो थिक होती है एज़ कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट, तो ओशनिक क्रस्ट से मैग्मा का बाहर निकलना ईजी होता है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वहाँ से मैग्मा का बाहर निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन विद टाइम वो इस चीज़ में जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें क्रैक्स लाता रहता है, और जब वो क्रैक इतना बढ़ जाता है तो उस केस में मैग्मा बाहर आ जाता है और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैग्मा राइज करेगा, राइजिंग लिम्ब होगी, उस केस में हमेशा ही वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, और दूसरा केस होता है कि इन केस अगर ये हमारा लिथोस्फीयर है, अगर कन्वर्जेंस हो रही है, तो अगर इन केस कन्वर्जेंस हो रही है तो उस केस में एक, अगर लिथोस्फीयर है ना, जो हमारा लिथोस्फीयर प्लेट्स में डिवाइडेड है, तो एक प्लेट हमेशा ही सिंक करेगी जो हैवी वाली होगी। मान लीजिए अगर एक ओशनिक प्लेट है और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जो ओशनिक प्लेट होती है वो डेंसर होती है, तो अगर मैग्मा की मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड है, इट मीन्स वो कन्वर्ज कर रहे हैं, एक दूसरे की साइड आ रहे हैं, वो अवे नहीं मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है मैग्मा, तो उस केस में जो ओशनिक प्लेट कर होगी वो सबडक्ट कर जाएगी। और सेम इसी वजह से भी, सेम सर्कुलर मोशन की वजह से ही मैग्मा की ऊपर लाइक पेपर, ये कॉन्टिनेंटल जो पार्ट है और ओशनिक पार्ट है लिथोस्फीयर का, ये भी मूव करेंगे। तो इस वे में आर्थर होम्स ने बताया कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो ओशनिक करंट्स वो कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से मूव कर रहे हैं, ना कि पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स की वजह से। ठीक है, जिस डायरेक्शन में कन्वेक्शन करंट्स की मूवमेंट होगी उसी सेम डायरेक्शंस में कॉन्टिनेंट्स भी मूव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का बेस भी यही सेम कन्वेक्शनल करंट्स ही हैं, जिसको हैरी हेस ने एक्सप्लेन करा 1961 में।